कल मैंने आप लोगों को पेज नंबर 40 पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, पहले प्रश्न का उत्तर तक समझाया था कि इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मैंने यहाँ तक आप लोगों को पूरा समझा दिया था, दूसरा भी समझा दिया था, लेकिन दूसरा आज मैं थोड़ा फिर से दोहराती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप लोग? सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहट देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहट देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होगा। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते थे। यहाँ तक मैंने कल आप लोगों को समझाया था। अब इसमें दूसरा देखिए, इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए। पहला टॉपिक है दुष्यंत। इसमें आप लोगों को दुष्यंत के बारे में 6-7 वाक्य लिखने हैं। जैसे अब लिखना शुरू करेंगी तो पहले दुष्यंत हेडिंग डालेंगी, फिर लिखेंगी कि राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति थे। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुग्ध कर देती हैं। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। किसके प्रति? भरत बालक के प्रति। भरत के प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जिनसे साबित हो जाता है, जिनसे सिद्ध हो जाता है, जिनसे पता चलता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृ हृदय वात्सल्य से भर जाता है। ये हो गया दुष्यंत के बारे में 4-5 लाइन। आप लोगों को दुष्यंत की विशेषताओं का वर्णन इसमें करना है। दूसरा टॉपिक है सर्वदमन। अब इसमें पहले सर्वदमन हेडिंग डालनी होगी, उसके बाद सर्वदमन के बारे में लिखना होगा। सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियाँ उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती हैं, पर वह उनकी बात नहीं मानता। आश्रम की तपस्विनियाँ उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती हैं, परंतु वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वो जरा भी परिचित नहीं है।
दुष्यंत को वो जानता भी नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। उसकी सूरत मतलब किसकी सूरत? भरत की सूरत। भरत की सूरत दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी ये साबित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। अपराजित नामक जो रक्षा बंधन बंधा था बालक की बाह पे, वो ये प्रमाणित कर देता है कि भरत जो है वो दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं, फिर भी बालक और दुष्यंत दोनों के बीच में पिता और पुत्र जैसा संबंध बन जाता है। नीचे टॉपिक नंबर 3 देखिए। परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है। यह हजारों प्रजातियों के पौधों को उगाकर रखता है जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाते हैं। अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज़्यादा छांटते हैं, ख़त्म करते हैं, तो वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती हैं जिनकी हमें कभी भी बहुत ज़रूरत हो सकती है। वह एक संभावित पौधा, खाने की औषधीय वस्तु या कोई उपयोगी चीज़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई ज़रूरी वस्तु में से कुछ भी हो सकता है। अब ये हुआ पैराग्राफ। पैराग्राफ आपने पढ़ लिया, तो अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है, यह है पहला प्रश्न। अब पहले प्रश्न का उत्तर आएगा, एक अच्छा जंगल पैराग्राफ में से ढूंढ के ही लिखना है आपको। तो एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर कहलाता है। एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, जंगल को ज़्यादा छांटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है? इसका उत्तर आएगा, जंगल को ज़्यादा छांटने या खत्म करने से अत्यंत उपयोगी और ज़रूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। अत्यंत उपयोगी और ज़रूरत के समय काम आने वाली अत्यंत उपयोगी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। तीसरा प्रश्न है, इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। उचित शीर्षक इसका क्या आएगा? जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य। जंगल की सुरक्षा, फिर एक छोटा सा लाइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे हमारा कर्तव्य। अगला चौथा प्रश्न है पर्यायवाची। पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थी, समान अर्थ वाला। इसमें एक शब्द आया है जंगल। जंगल का अर्थ होता है वन। दूसरा शब्द है घर। घर का अर्थ होता है गृह या आवास। तीसरा है बहुत। बहुत का अर्थ होता है अधिक। पांचवें प्रश्न पे ध्यान दीजिए। इस परिच्छेद आधारित 2 सवाल बनाना है। पहला बना सकती हैं कि जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है, जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। कोई भी प्रश्न आप लोग बना सकते हैं।
अब ये सोच अपनी अपनी है। आगे इसमें है आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है, क्यों। 10-15 वाक्यों में वर्णन करना है कि टीवी के किसी भी एक प्रोग्राम के बारे में आपको 10-15 लाइन लिखनी है। तो इसके कैसे लिखेंगे कि आजकल टीवी में कई चैनलों पर कई प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं, जैसे CID, क्राइम पेट्रोल, रसोई शो, समाचार, धारावाहिक। ये सारे प्रोग्राम टीवी पर दिखाए जाते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये मेरा सबसे पसंदीदा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये स्वच्छ पारिवारिक कार्यक्रम है। इसमें गोकुलधाम सोसाइटी के सभ्यों के जीवन से संबंधित विविध प्रसंगों और घटनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। जेठालाल, दयाबेन, डॉक्टर हाथी, बबीता जी, सोढ़ी और टप्पू सेना आदि पात्रों का अभिनय जानदार है। फिर दूसरे पैराग्राफ से आप लोग लिखेंगे, एक दिन जेठालाल जो है किसी एक दिन के धारावाहिक का अब वर्णन करना है। इसमें एक दिन जेठालाल अपने ही गोदाम में अपने सहायक नट्टू काका के हाथों गलती से कैद हो जाते हैं। कैद हो जाते हैं मतलब कहीं बंद हो जाते हैं। कहीं कहाँ पे? गोदाम में। इसके कारण उन पर जो बीतती है उसका बड़ा मार्मिक चित्रण दिखाया गया था। पोपटलाल, इसके अतिरिक्त टप्पू सेना की शरारतें, सोसाइटी का खेल महोत्सव, पत्रकार, पोपटलाल की पार्टी आदि प्रसंगों का प्रदर्शन भी बहुत ही मनोरंजक था। इस सीरियल में या इस धारावाहिक में दिखाए जाने वाले सभी प्रसंग सुरुचिपूर्ण और शिष्ट होते हैं। विविध प्रसंगों में हास्य रंग सहज भाव से दिखाया जाता है। विविध प्रसंगों में हास्य रंग सहज भाव से दिखाया जाता है। सब प्रसंग बहुत ही मनोरंजन एवं शिक्षा देने वाले होते हैं। इसलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लिखना होगा। दूसरा है इसमें कि कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरती कंप आ जाए तो आप क्या करेंगे। अगर कक्षा में पढ़ाई करते समय धरती कंप मानो आया तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि मैं खड़ा होकर के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगा, भागो भागो, जल्दी बाहर निकलो, धरती कंप आया, धरती कंप आया। और ऐसा चिल्लाते हुए साथियों के साथ मैं स्कूल की इमारत से बाहर निकल जाऊंगा। मैं स्कूल की इमारत से, अगर लड़कियों को लिखना है तो कैसे लिखेंगी कि भागो भागो, जल्दी बाहर निकलो, धरती कंप आया। ऐसा चिल्लाते हुए मैं अपनी सहेलियों के साथ स्कूल की इमारत से बाहर आ जाऊंगी। समझ में आ ही गया होगा इतना। अब ये स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर कल मैंने आप लोगों को समझाए थे। अब इस पे टॉपिक दूसरे पे आइए। चित्रों का अवलोकन करके
अपने शब्दों में कहानी लिखिए। तो देखिए, दो चित्र आपके सामने दिखाए जा रहे हैं। ये एक कहानी प्रस्तुत करते हैं, ये दोनों चित्र। कहानी का पहले तो कोई भी कहानी लिखिए, सबसे पहले शीर्षक लिखना होता है। शीर्षक मतलब टॉपिक। तो इस कहानी को लकड़हारा और देवदूत कहानी के नाम से हम शीर्षक देंगे, लकड़हारा और देवदूत। कहानी लिखने के लिए पहले बहुत ज़रूरी होता है उसको पैराग्राफ में बांटना, अलग अलग पैराग्राफ में लिखना होता है। तो पहले पैराग्राफ में आप लोग लिखेंगे, एक लकड़हारा था, वह रोज जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाजार में बेच देता था। इन पैसों से ही उसके परिवार का गुजारा होता था और वो लकड़ियों को जो काट करके जंगल में से बाजार में बेचता था, उनसे जो पैसा मिलता था उसी से लकड़हारे का गुजारा होता था। अब दूसरे पैराग्राफ से शुरू करेंगे। एक दिन लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उसकी एक डाल काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में जा गिरी। लकड़हारा पेड़ से उतरा पर उसे तैरना नहीं आता था, अतः उदास होकर वहीं पर बैठ गया। उसे तैरना आता नहीं था तो नदी में जाके अपनी कुल्हाड़ी तो ला नहीं सकता था, इसलिए उदास होकर के वहीं बैठ गया। फिर तीसरे पैराग्राफ से लिखेंगे, संयोग से एक देवदूत वहाँ से गुजरा। उसकी दृष्टि लकड़हारे पर पड़ी। उसने लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा कि आखिर तुम क्यों उदास हो। लकड़हारे ने उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात बताई। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। ऐसा देवदूत ने लकड़हारे को आश्वासन दिया। देवदूत ने, अगले पैराग्राफ से लिखना पड़ेगा, देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारे ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। फिर पैराग्राफ बदलेंगे और लिखेंगे, देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दी। देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी इनाम के रूप में लकड़हारे को दे दी। अब आगे देखिए, इसमें भाषा सज्जता। भाषा सज्जता में दिया है, विशेषण। विशेषण किसको कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। जो शब्द संज्ञा
या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको विशेषण कहा जाता है। पहले संज्ञा जान लीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं वे सर्वनाम कहे जाते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं वे सर्वनाम कहे जाते हैं। प्रोनाउन, इंग्लिश में सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज द वर्ड विच यूज इंस्टीड ऑफ नाउन। जहाँ, जैसे अब आपको बोलना है कि सानिया अच्छी लड़की है, सानिया पढ़ने में तेज है, सानिया आज बाजार जा रही है, तो बार बार सानिया का प्रयोग नहीं करेंगे। बोलेंगे सानिया अच्छी लड़की है, सानिया तो वो पढ़ने में तेज है। यहाँ जो वो शब्द आया है वो सर्वनाम है। तो जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अब ऊपर जो है कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें बीच बीच में शब्द गाढ़े अक्षरों से लिखा गया है, उन पे आपको ध्यान देना है। सूरत ऐतिहासिक नगर है। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता। हमने बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा। छात्रालय में 20 छात्र हैं, वे लड़के खेल रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में जो ऊपर वाक्य दिए गए हैं, इसमें ऐतिहासिक, परिश्रमी, 2 लीटर, 20 आदि शब्द जो हैं गुण, संख्या, मात्रा और परिमाण बताते हैं। गुण का अर्थ होता है क्वालिटी, जैसे सुंदर, ऐतिहासिक, ये सब गुणवाचक में आएगा, उसकी विशेषता है ये। संख्या वाचक में क्या आता है? जिसे हम काउंट कर सकें, जिसे हम गिनती में गिन सकें, वो संख्या वाचक में आता है। परिमाण में वाचक में अनकाउंटेबल नाउन आता है, जिसे हम गिनती ना कर सकें, जैसे दूध है, चीनी है, चावल है, इसकी सबकी हम एक एक गिनती नहीं कर सकते, इसलिए परिमाणवाचक में आता है। ये सभी गाढ़े शब्द किसी ना किसी रूप में वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध करा रहे हैं। अब ब्रैकेट में दिया है, जो मैंने पहले ही समझाया, कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, चाहे वो गुणवाचक हो, चाहे संख्यावाचक हो, चाहे वो मात्रावाचक हो, चाहे वो परिमाणवाचक हो, वे विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें कुछ वाक्य आपके लिए दिए गए हैं। विशेषण और विशेषण के प्रकार आपको बता ही दिया गया है, उसके आधार पर आपको विशेषण छांटना है। ओम चतुर लड़का है। श्याम 20 किलो आटा लाया। सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई। साहिल के पास 10 रुपए हैं। कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं। अब इनमें पहले वाक्य से हम लोग शुरू करते हैं। पहला वाक्य है, सूरत ऐतिहासिक नगर है। ऐतिहासिक इसमें गाढ़े शब्द में प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ हुआ कि ऐतिहासिक कौन सा गुण विशेषण है? तो ऐतिहासिक गुणवाचक विशेषण है। ऐतिहासिक गुणवाचक विशेषण है। दूसरे में परिश्रमी, तो छात्र की
विशेषता क्या है कि वो परिश्रमी है, मेहनती है। तो परिश्रमी भी जो है, परिश्रमी भी गुणवाचक विशेषण है। तीसरा है 2 लीटर। 2 लीटर गाढ़े शब्द में लिखा है, पीछे दूध के लिए 2 लीटर प्रयोग किया गया है। तो क्या दूध आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। इसलिए दूध जो है वो परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। दूध परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। अगला है 20 छात्र हैं। छात्र मतलब विद्यार्थी। 20 को काउंट किया जा सकता है, इसलिए 20 लड़कों की गिनती की जा सकती है। तो किस में आएगा? संख्यावाचक में, संख्यावाचक विशेषण में आएगा। वे लड़के खेल रहे हैं, इसमें वे विशेषण है। वे किस में आएगा? किसी का नाम नहीं है, तो ये सार्वनामिक विशेषण में आएगा। वे जो है सार्वनामिक विशेषण में आएगा। नीचे के पैराग्राफ को देखिए। ओम चतुर लड़का है। इसमें चतुर जो है वो ओम की विशेषता बता रहा है, तो चतुर गुणवाचक विशेषण में आएगा, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द व्यक्ति की विशेषता बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण में आते हैं। श्याम 20 किलो आटा लाया। अब इसमें 20 किलो तो आप 20 समझ में आ गया, लेकिन आटा गिन नहीं सकती। आटा मतलब लोट, तो लोट को गिना नहीं जा सकता, इसलिए 20 किलो परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई। सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई। चीनी गिनी नहीं जा सकती, इसलिए थोड़ी शब्द जो है वो परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। साहिल के पास 10 रुपए हैं। 10 रुपए आप गिन सकते हैं, इसलिए वो संख्यावाचक में आएगा। 20 रुपए गिने 10 रुपए गिने जा सकते हैं, इसलिए वो संख्यावाचक में आएगा। कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं। लड़के कितने हैं? कुछ हैं, जिनको कि गिना जा सकता है, लेकिन ये आएगा तो संख्यावाचक में, लेकिन आगे कुछ लग गया है, मतलब गिना संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। आगे देखिए पेज नंबर 43 पे है ये। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। इसमें 3 तरह से आप लोगों को वाक्य प्रयोग करना है। पहला है सानिया अच्छी लड़की है। सानिया कोमल से अच्छी लड़की है। सानिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। मतलब सानिया को पहले वाक्य में सानिया को खुद से कंपेयर किया गया है कि सानिया कैसी है, तो अच्छी लड़की। सानिया की विशेषता बताई गई है। पहले वाक्य में किसी से कंपेयर नहीं किया गया है। पहले वाक्य में सानिया की विशेषता बताई गई है। दूसरे वाक्य में सानिया को एक लड़की से कंपेयर किया गया है जिसका नाम कोमल है। कोमल से अच्छी लड़की है वो। तीसरे वाक्य में सानिया को पूरे क्लास से कंपेयर किया गया है।
पूरे क्लास से कंपेयर किया गया है कि सानिया सबसे अच्छी लड़की है। पहले वाक्य में सानिया को की विशेषता बताई गई है।